Welcome student, my name is Mohammad Asib Awan and you are watching my official YouTube channel। हम KPK और फेडरल बोर्ड का फिजिक्स की टेक्स्ट बुक का यूनिट नंबर 2 कर रहे थे, वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। उसकी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे। आज उसका पार्ट 2 है। पहले पार्ट में 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे हमने कंसेप्चुअल। आज क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि सपोज यू आर गिवन अ नॉन जीरो वेक्टर। आपके पास एक नॉन जीरो वेक्टर ए हो और उसका स्केलर प्रोडक्ट किसी अननोन वेक्टर बी के साथ जीरो हो और वेक्टर प्रोडक्ट उसका किसी अननोन वेक्टर बी के साथ भी जीरो हो। तो कह रहा है कि व्हाट यू कंक्लूड अबाउट बी, आप बी के मुतालिक क्या कंक्लूड करते हैं। तो हमें बताना है कि बी क्या है। कंडीशन हमें गिवन क्या है। एक सबसे पहली कंडीशन है ए नॉन जीरो हो, दूसरा ए डॉट बी इक्वल टू जीरो और ए क्रॉस बी इज इक्वल टू जीरो। ए डॉट बी किस वक्त जीरो होगा, जब ए और बी आपस में परपेंडिकुलर हो। परपेंडिकुलर का मतलब ये कि ए बी कॉस ऑफ थीटा और ए बी कॉस 90 हो, तो फिर वो ए डॉट बी हमारे पास जीरो हो जाएगा, मतलब ए और बी परपेंडिकुलर हो। और दूसरी कंडीशन ये है कि या तो बी जीरो हो या फिर ए जीरो हो, लेकिन पहली कंडीशन में गिवन है कि ए जीरो नहीं हो सकता। तो दूसरी जो हमारे पास कंडीशन है वो ये है कि ए क्रॉस बी हमारे पास जीरो हो। तो ए क्रॉस बी किस वक्त जीरो होगा, इट कुड बी पॉसिबल ओनली जब ए और बी आपस में क्या हो, पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, मतलब थीटा या जीरो हो या थीटा 180 डिग्री हो। तो ए बी साइन ऑफ जीरो या साइन ऑफ 180 डिग्री हमारे पास जीरो होगा। और फिर दूसरी कंडीशन ये है कि ए क्रॉस बी जीरो उस वक्त भी हो सकता है जब बी जीरो हो या फिर ए जीरो हो, लेकिन गिवन है कि ए जीरो नहीं हो सकता। तो कंक्लूजन हम क्या निकालेंगे यहाँ से, फ्रॉम बोथ पॉइंट्स 1 एंड 2, बोथ जो मैंने पॉइंट डिस्कस किए हैं 1 एंड 2, उससे हमें ये पता चला ए और बी परपेंडिकुलर भी हैं एक दूसरे के और ए और बी पैरेलल भी हैं एक दूसरे के। लेकिन ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती एक साथ, मतलब एक ही शख्स दो जगह पे किस तरह हो सकता है, इसी तरह ए और बी पैरेलल और परपेंडिकुलर साथ साथ नहीं हो सकते। ये दोनों हैपनिंग्स, ये दोनों पॉइंट्स कंट्रोडिक्टरी टू ईच अदर हैं। सो ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक ही ऑप्शन एग्जिस्ट करती है, वो ये है कि बी हमारे पास जीरो हो, क्योंकि ए हमारे पास जीरो नहीं हो सकता, ये गिवन है। इसका मतलब हम बी के बारे में ये कंक्लूड करते हैं कि बी जीरो है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। वाई अ पार्टिकल एक्सपीरियंसिंग ओनली वन फोर्स कांट बी इन इक्विलिब्रियम। एक पार्टिकल है, उस पर अगर एक ही फोर्स लगे तो वो इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं होती। बिकॉज अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बॉडी तब इक्विलिब्रियम में होगी जब कोई फोर्स बॉडी पे एक्ट ना करे, जब या सारी की सारी फोर्सेज जो बॉडी पे एक्ट करें वो एक दूसरे के फैक्ट को कैंसिल कर दें। इसलिए इस केस में हम ये कंक्लूड करते हैं कि जो पार्टिकल का अगर एक फोर्स पार्टिकल पे एक्सपीरियंस होगी या पार्टिकल एक फोर्स लगेगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के लिए हमें दो या दो से ज़्यादा फोर्सेज चाहिए जो मैग्नीट्यूड में इक्वल हो और अपोजिट डायरेक्शन में हो। तो पार्टिकल पे जब एक फोर्स लगेगी तो वो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा बल्कि एक्सेलरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में ये कह रहा है कि अगर दरवाजे का हैंडल राइट पे हो जाए और उसकी जो हिंग्स हैं, ठीक है, जहाँ से दरवाज़ा मूव करता है जिसकी वजह से वो राइट पे लेफ्ट पे हो जाए, मतलब अपोजिट हो जाए, जिस तरह दरवाज़ा होता है उससे अपोजिट हो जाए, तो जो टॉर्क प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज होगी या एंटी क्लॉकवाइज, अगर आप ऊपर से देखें व्यू फ्रॉम अबव। तो या फिर कह रहा है कि ये आपका जो आंसर है डिपेंड करेगा कि आप दरवाज़ा आपकी तरफ खोल रहे हैं या आपसे अवे। इसका आंसर ये है कि अगर दरवाजे का हैंडल राइट पे और उसके हैंड लेफ्ट पे हो तो जो डायरेक्शन ऑफ टार्क है वो डिपेंड करती है कि पर्सन दरवाज़ा अपनी तरफ खोल रहा है या खुद से अवे खोल रहा है। इसका कंक्लूजन हम देखते हैं। अगर आदमी दरवाजे को अपनी तरफ खींचते हुए खोले बाय पुलिंग इट, तो जो टार्क प्रोड्यूस होगी वो क्लॉकवाइज होगी, ठीक है। और इसके बरक्स अगर आदमी दरवाजे को क्लोज करता है बाय पुशिंग इट, धकेलते हुए, तो जो टार्क प्रोड्यूस होगी वो एंटी क्लॉकवाइज टार्क या काउंटर क्लॉकवाइज टार्क होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं कि एक्सप्लेन द वार्निंग नेवर यूज अ लार्ज रेंच टू टाइटन अ स्मॉल बोल्ट। कि हम क्यों नहीं बड़ा रेंच यूज़ कर सकते कि छोटे से बोल्ट को कसने के लिए। इसकी वजह यह है कि टार्क डिपेंड करती है अप्लाइड फोर्स और मूवमेंट आर्म आर, क्योंकि टार्क क्रॉस प्रोडक्ट है आर क्रॉस एफ का, आर मूवमेंट आर्म है या एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है। तो लार्ज नेट के केस में मूवमेंट आर्म भी बड़ी होगी, जाहिर सी बात है। सो ग्रेटर टार्क प्रोड्यूस होगी, जब आर ग्रेटर होगा तो टार्क भी ग्रेटर प्रोड्यूस होगी, जाहिर सी बात है। जब हम लार्ज नेट यूज़ करेंगे तो उसकी मूवमेंट आर्म ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा टार्क यानी ज़्यादा फोर्स प्रोड्यूस करेगी, रोटेशनल फोर्स ज़्यादा प्रोड्यूस करेगी। तो जो छोटा सा नन्ना मुन्ना सा बोल्ट होगा वो इतनी फोर्स को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा, तो रिजल्ट क्या होगा, वो ब्रेक हो जाएगा या डैमेज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स जो है हमेशा सेम पॉइंट से डायरेक्ट करती है, तो क्या ये सेंट्रल फोर्स किसी टार्क को गिव राइज करेगी, प्रोड्यूस करेगी या नहीं करेगी। कह रहा है कि सेंट्रल फोर्स होती वो है जो एक पॉइंट से डायरेक्ट करे, ठीक है। तो सेंट्रल फोर्स हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करेगी तो हमारे पास टार्क होती है आर क्रॉस एफ से, आर जो हमारे पास डिस्टेंस होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो जब एक्सिस ऑफ रोटेशन से सेंट्रल फोर्स का पास होगी तो उसकी जो मोमेंट आर्म होगी वो जाहिर सी बात है जीरो होगी। जब जीरो होगी तो जीरो क्रॉस एफ, तो टार्क हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी। तो इसकी एग्जांपल ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर। तो